नमस्कार। आज हम झारखंड के आदिवासी समुदायों की सामाजिक दुनिया की कुछ गहरी परतों को खोलने जा रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो शादी ब्याह और युवाओं से जुड़ी कुछ ऐसी अनोखी और दिलचस्प परंपराओं पर रोशनी डालते हैं जो शायद हमने पहले कभी सुनी भी ना हो। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रथाएं महज पुरानी रस्में नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये उन समुदायों की मूल्य, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके आपसी रिश्तों को दर्शाती हैं। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से अलग सामाजिक ताने बाने को समझने का एक जरिया है। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। ये जानकारी सिर्फ किसी परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि झारखंड की उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए भी जरूरी है, जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शादी ब्याह के तरीकों से। सबसे पहले एक प्रथा का जिक्र है जिसका नाम है क्रय विवाह। अब ये क्रय शब्द सुनकर, जिसका मतलब होता है खरीदना, थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब वही है जो हम समझ रहे हैं? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और यहीं पर पहली गांठ खुलना जरूरी है। देखिए, क्रय शब्द यहाँ बहुत भ्रामक है। अच्छा। इसे शाब्दिक खरीदारी समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक तरह की सामाजिक जमानत, या आप कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा है। सामाजिक जमानत मतलब लड़के वाले जो लड़की के माता पिता को वधू मूल्य देते हैं, वो उस लड़की की परवरिश के प्रति सम्मान और आभार जताने का एक तरीका है। अच्छा, तो ये कीमत नहीं बल्कि सम्मान है, एक तरह का भरोसा कि रिश्ता पूरी गंभीरता से निभाया जाएगा। बिल्कुल, ये एक जिम्मेदारी का प्रतीक है। और दिलचस्प बात यह है कि इस वधू मूल्य को अलग अलग जनजातियों में बहुत सुंदर सुंदर नाम दिए गए हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जैसे संथार जनजाति में इसे पोनटका कहते हैं, मुंडा में कुरो गोनोंग या सिर्फ गोनोंग भी कह देते हैं, और हो जनजाति में इसे द्युम कहा जाता है, और पहाड़िया जनजाति में बिते। ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं है, ये उस समाज की सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल खटक रहा है। पूछिए। अगर ये एक जरूरी रस्म है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कोई लड़का गरीब है तो वो शादी ही नहीं कर सकता? क्या ये व्यवस्था एक तरह की आर्थिक दीवार नहीं खड़ी करती थी? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और इसी समस्या का जो समाधान उन समाजों ने निकाला, वो उनकी समझदारी की मिसाल है। अच्छा। यहीं पर सामने आता है सेवा विवाह। समाज ने ये महसूस किया कि पैसा या धन हर चीज का मापदंड नहीं हो सकता। किसी इंसान का चरित्र, उसकी मेहनत ज्यादा कीमती है। सेवा विवाह यानी सेवा के बदले विवाह, ये कैसे होता था? इसमें दूल्हा वो वधू मूल्य चुकाने के बदले अपने होने वाले सास ससुर के घर जाता था। उनके घर जाके रहता था? हाँ, और उनकी सेवा करने का वचन देता था। और ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। तो फिर से 5 से 6 साल तक वहां रहकर खेती बाड़ी से लेकर घर के सारे कामों में हाथ बटाना पड़ता था। 5 से 6 साल, ये तो एक पूरी डिग्री पूरी करने जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। मतलब लड़के का सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसका धैर्य, उसका चरित्र, काम करने की क्षमता, सब कुछ परख लिया जाता था। बिल्कुल। ये तो आज के किसी भी प्री नप्शियल अग्रीमेंट से कहीं ज्यादा गहरा कमिटमेंट है। इसे एक तरह से शादी के लिए इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। बहुत अच्छी उपमा दी आपने। ये वाकई एक इंटर्नशिप ही थी। इससे न सिर्फ लड़के की काबिलियत साबित होती थी, बल्कि उन सालों में उसका अपनी होने वाली पत्नी और उसके परिवार से एक बहुत गहरा रिश्ता भी बन जाता था। ये प्रथा किन जनजातियों में थी? ये मुंडा, बिरहौर और संथाल जैसी जनजातियों में काफी प्रचलित थी, और दिखाती है कि उनके लिए रिश्ते की नींव कितनी महत्वपूर्ण थी। अब कुछ ऐसे तरीकों की बात करते हैं जो थोड़े कह सकते कि फिल्मी लगते हैं। जैसे एक है हरण विवाह। नाम से तो लगता है कि किसी का अपहरण कर लिया। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, पहली बार सुनने में ये जबरदस्ती का मामला लगता है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है। वो क्या? स्रोतों के अनुसार ये असल में एक तरह का प्रेम विवाह ही होता था, जिसमें लड़की की सहमति और पसंद शामिल होती थी। ये अपहरण अपराध नहीं, बल्कि प्रेम को विवाह में बदलने की एक सामाजिक रस्म थी। मतलब ये एक तरह का सहमति से किया गया नाटकीय अपहरण था। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती थी? अक्सर ऐसा तब होता था जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन शायद परिवार वाले राजी नहीं है, या फिर शादी का लंबा चौड़ा खर्च उठाने में असमर्थ हैं। सही। ऐसे में किसी मेले या बाजार से लड़के का अपनी प्रेमिका को हरण कर ले जाना समाज को ये संदेश देने का एक तरीका था कि वे अब एक साथ हैं। बाद में समाज इस रिश्ते को मान्यता दे देता था। तो इसी से मिलता जुलता एक और तरीका है
पलायन विवाह। हाँ, यानी भागकर शादी करना। तो हरण एक तरह का सार्वजनिक नाटक है। हाँ, और पलायन एक खामोश विद्रोह। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पलायन विवाह में जब माता पिता राजी नहीं होते तो जोड़ा घर से भाग जाता है। कुछ समय बाद जब परिवार का गुस्सा शांत हो जाता है तो उन्हें वापस बुलाकर उनकी शादी को स्वीकार कर लिया जाता है। और ये प्रथाएं किनमें प्रचलित थी? ये दोनों ही, जो खड़िया, बिरहोर और मुंडा जैसी जनजातियों में मिलती हैं, ये दिखाती हैं कि समाज ने व्यक्तिगत पसंद और पारिवारिक सहमति के बीच संतुलन बनाने के रास्ते खोज लिए थे। अब एक ऐसी प्रथा की बात करते हैं जो दृढ़ निश्चय की एक मिसाल है, हठ विवाह। इसके बारे में सुनकर तो मैं सच में हैरान रह गया। ये वाकई हैरान करने वाला है। क्या होता है इसमें? इसमें अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है, पर लड़के वाले राजी नहीं है, हाँ, तो वो लड़की जबरदस्ती बिना बुलाए लड़के के घर जाकर रहने लगती है। क्या बस जाकर रहने लगती है? ये तो बहुत हिम्मत का काम है, हिम्मत से भी बढ़कर। इस दौरान उसे बहुत अपमान सहना पड़ता है। लड़के के घर वाले उसे स्वीकार नहीं करते, उसे ताने मारते हैं, वो ठीक से खाती पीती भी नहीं है, ओह, जिससे कई बार उसकी हालत गंभीर हो जाती है। ये एक तरह का सत्याग्रह है, अपनी पसंद के लिए एक अहिंसक लड़ाई। बिल्कुल, ये तो गांधी जी के सत्याग्रह जैसा ही है, अपनी इच्छा शक्ति से सामने वाले को झुका देना। वही है, जब वो लड़की इतना अपमान और कष्ट सहने के बाद भी अपने निश्चय से नहीं हटती, तब लड़के के माँ बाप और गांव वालों को झुकना पड़ता है, उन्हें मानना पड़ता है। हाँ, उन्हें लगता है कि इस लड़की के प्रेम में और इसके इरादे में सच्चाई है, और फिर उनकी शादी करा दी जाती है। वाह, ये प्रथा कहाँ देखने को मिलती है? ये हो और बिरहोर जनजातियों में मिलती है, और इन समाजों में महिलाओं की दृढ़ता और अपने फैसले पर टिके रहने की शक्ति को दर्शाती है। ये सिखाती है कि शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं होती। और अंत में एक और बहुत सीधा, सरल और व्यवहारिक तरीका है विनिमय या गोलट विवाह। हाँ, ये वधू मूल्य की समस्या का एक बहुत ही अनूठा हल है। कैसे? इसमें दो परिवारों के बीच एक तरह का समझौता होता है। एक परिवार का लड़का दूसरे परिवार की लड़की से शादी करता है और बदले में दूसरे परिवार का लड़का पहले परिवार की लड़की से। एक तरह से अदला बदली। ये तो एकदम बार्टर सिस्टम जैसा है, एक बहू के बदले दूसरी बहू। बिल्कुल, इससे दोनों परिवारों का काम हो जाता है और पैसे का कोई झंझट भी नहीं रहता। बहुत ही व्यवहारिक। तो ये सभी विवाह प्रथाएं, चाहे वो सेवा विवाह हो या हरण विवाह, दिखाती हैं कि शादी एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम है। जी, लेकिन सवाल यह है कि युवा इस कदम के लिए तैयार कैसे होते थे? उन्हें अपनी परंपराएं, अपने अधिकार, इन सब का ज्ञान कहाँ से मिलता था? बहुत सही सवाल, और इसका जवाब एक बहुत ही अनोखी और फैसिनेटिंग संस्था में छिपा है, जिसे युवा गृह कहते हैं। युवा गृह यानी यूथ डॉर्मेट्री? यूथ डॉर्मेट्री इसका बहुत ही अधूरा अनुवाद है। ये सिर्फ सोने या रहने की जगह नहीं थी। तो फिर क्या थी? आप इसे एक तरह का कम्युनिटी सेंटर, फिनिशिंग स्कूल और सोशल क्लब सब एक में ही समझ सकते हैं। ये सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र थे। ये वो जगह थी जहां किशोर और युवा अपनी जनजाति का सदस्य बनना सीखते थे। मतलब ये एक तरह का पारंपरिक गुरुकुल था, जहां किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। बिल्कुल, यहाँ युवाओं को अपनी जनजाति की परंपराएं, रीति रिवाज, पौराणिक कथाएं, गीत संगीत, नृत्य और सामाजिक जिम्मेदारियां भी। हाँ, सब कुछ सिखाया जाता था। उन्हें शिकार करने के तरीके, जंगल को समझने का ज्ञान और अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य का बोध कराया जाता था। इन युवा ग्रहों के अलग अलग नाम भी बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, जैसे मुंडा और हो जनजाति में इसे गिनतियोरा कहते हैं। ओरा का मतलब मुंडारी में घर होता है, तो गिनतियोरा का मतलब हुआ ज्ञान या गीत का घर। और उरांव जनजाति का युवा ग्रह धुमकुड़िया, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। धुमकुड़िया तो अपने आप में एक पूरी संस्था थी। ये शायद सबसे व्यवस्थित युवा ग्रहों में से एक था। संथालों के युवा ग्रह को घोटुल कहते हैं, ये नाम भी काफी सुना जाता है। हाँ, घोटुल भी बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह बिरहोर और कोरवा लोगों के परिवारों के समूह को टंडा कहते हैं, और हर टंडा में एक युवा गृह जैसी झोपड़ी जरूर होती थी। अच्छा। और भुइया जनजाति में इसे धांगरा बास के नाम से जाना जाता था। नाम अलग अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था। तो ये सिर्फ परंपराएं सिखाने की जगह नहीं थी, इसका समुदाय पर क्या असर पड़ता था? इसका बहुत गहरा असर था। ये युवा ग्रह सामुदायिक एकता को मजबूत करते थे। कैसे? जब सारे युवा एक साथ रहते, सीखते और काम करते थे,
तो उनमें अपने समुदाय के प्रति एक गहरी अपनेपन की भावना पैदा होती थी। ये अनुशासन और सहयोग सिखाने का केंद्र था। और संस्कृति को जिंदा रखने में भी मदद करते होंगे। सबसे बड़ी बात वही थी। इसी से उनकी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती थी। ये वो जगह थी जहां समुदाय का भविष्य गढ़ा जाता था। और शायद यहीं पर वो रिश्ते भी बनते होंगे जो आगे चलकर हरण या पलायन विवाह का रूप लेते होंगे। निश्चित रूप से ये युवा युवतियों के लिए एक दूसरे को जानने समझने का एक सामाजिक रूप से स्वीकृत स्थान भी था। वे साथ में नाचते गाते थे, कान करते थे, जिससे स्वाभाविक रूप से उनके बीच प्रेम संबंध भी विकसित होते थे। तो आज हमने देखा कि झारखंड के आदिवासी समाजों में विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम, पसंद और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हो सकता है। बिल्कुल। और युवागृह दिखाते हैं कि कैसे समुदाय अपनी अगली पीढ़ी को एक बहुत ही व्यवस्थित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तरीके से शिक्षित करता था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये प्रथाएं एक ऐसे समाज को दर्शाती हैं जो सामाजिक रिश्तों को संभालने के लिए कितने विविध और परिष्कृत तरीके अपनाता था। सही कहा। ये हमें अपनी सोच और मान्यताओं से परे देखने के लिए चुनौती देती हैं। हाँ, ये हमें सिखाती हैं कि मानवीय समस्याओं के समाधान कितने अलग-अलग और रचनात्मक हो सकते हैं। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले कोई अंतिम विचार जो हमारे श्रोताओं के लिए हो। हाँ, यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि जैसे जैसे आधुनिक जीवन, शिक्षा और कानून इन पारंपरिक व्यवस्थाओं के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये समुदाय अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और बदलाव को अपनाने के बीच संतुलन कैसे साधते हैं। इस प्रक्रिया में क्या खो जाता है और क्या हासिल होता है।